स्टूडेंट्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत आज हम टेबुलेशन ऑफ डाटा के बारे में पढ़ेंगे या आंकड़ों का सारणीकरण कैसे करें। इस वीडियो के अंदर हम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टेबुलेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेबुलेशन और प्रोसीजर ऑफ टेबल प्रिपरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम जो सारणीन है उसका अर्थ, परिभाषाएं, सारणीन बनाने के उद्देश्य या सारणी हम क्यों बनाते हैं, अच्छी सारणी की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, या फिर एक सारणी बनाते समय में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, या फिर सारणी बनाने की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में विस्तार से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो जब हम सामाजिक शोध किसी समस्या को लेकर उस समस्या पर शोध करने के बारे में सोचते हैं तो हम विभिन्न विधियों जैसे प्रश्नावली विधि, अनुसूची विधि, अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि, केस स्टडी विधि आदि विभिन्न विधियों से हम सूचनाएं संकलित करते हैं उस समस्या से संबंधित। अब सूचनाएं संकलन हमने कर ली, हमारे पास बहुत सारे डाटा आ गए, तो केवल मात्र वहीं से शोध कार्य समाप्त नहीं हो जाता है। सूचना कलेक्ट करने के बाद उन सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है। उन विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं और नियम बनाए जाते हैं। अब उन सूचनाओं का विश्लेषण हम कैसे करें, क्योंकि वो सूचनाएं तो एक ढेर के समान है हमारे पास, वो अव्यवस्थित सूचनाएं हैं। तो उनको जब हम विश्लेषण करते हैं उन सूचनाओं का, तो विश्लेषण का मतलब उसका अध्ययन करते हैं, तो उसके लिए दो चरण होते हैं। पहला वर्गीकरण और दूसरा सारणीयन। पहले वर्गीकरण करना होता है, मतलब उन सूचनाओं को उनके अलग अलग गुणों के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांट लिया जाता है। वो वर्ग किस आधार पर बनाए जा सकते हैं, वो जाति के आधार पर हो सकते हैं, धर्म के आधार पर हो सकते हैं, आयु के आधार पर हो सकते हैं, क्षेत्र के आधार पर हो सकते हैं, समय के आधार पर हो सकते हैं। किसी एक गुण को आधार मानकर अलग अलग वर्गों में बांट लिया। जैसे मान लीजिए हमने शिक्षा के दर की स्टडी करनी है, तो जो हमने डाटा कलेक्ट किया उसको मेल और फीमेल लिंग के आधार पर दो वर्गों में बांट दिया, तो वो हो गया वर्गीकरण। वर्गीकरण करने के पश्चात अगला जो महत्वपूर्ण चरण आता है विश्लेषण का, वो सारणीयन का आता है। अब जो अलग अलग वर्गों में विभाजित कर दिया, इसके पश्चात उन सूचनाओं को तालिकाओं में और पंक्तियों में जचाया जाता है। इसका मतलब उन सूचनाओं को अलग अलग कॉलम बनाकर, अलग अलग पंक्तियां बनाकर जब उस सूचनाओं को विशेष रूप से व्यवस्थित किया जाता है तो इसको सारणीयन कहते हैं। देखो, सारणीयन का मतलब ये हुआ, जो वर्गीकरण हमने किया है उसके पश्चात सूचनाओं को अलग अलग वर्गों सारणी में बांटना या अलग अलग तालिकाओं में बांटना सारणीयन कहलाता है। अब इसके बारे में हम यहाँ से विस्तार से पढ़ते हैं। टेबुलेशन का मीनिंग देखिएगा, समाजशास्त्र में सामाजिक समस्याओं से संबंधित सामाजिक शोध के लिए विभिन्न प्रविधियों व स्रोतों से आंकड़ों का संकलन करने के पश्चात महत्वपूर्ण कार्य संकलित सूचनाओं का विश्लेषण करना होता है। विश्लेषण का मतलब उनका अध्ययन करना। इसके लिए सूचनाओं को व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप में करना पड़ता है, क्योंकि जब तक सूचनाएं व्यवस्थित नहीं होगी, क्रमबद्ध नहीं होगी, उनका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। इस कार्य को तथ्यों के वर्गीकरण और सारणीयन के द्वारा संपन्न किया जाता है। समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर संकलित सूचनाओं को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है, इसे वर्गीकरण कहा जाता है। इस वर्गीकरण के पश्चात, यानी सूचनाओं के वर्गीकरण के पश्चात महत्वपूर्ण चरण सारणीयन का आता है। इसका मतलब पहले सूचनाएं कलेक्ट होगी, उसके बाद उस सूचनाओं को वर्गीकृत किया जाएगा और वर्गीकरण के बाद सारणीयन किया जाएगा। जब वर्गीकृत तथ्यों का मतलब सूचनाओं को या आंकड़ों को विभिन्न तालिकाओं या सारणियों के रूप में, कॉलमों या फिर पंक्तियों के में व्यवस्थित किया जाता है, तो उसे सारणीयन कहा जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, सारणीयन किसे कहते हैं, तो उसमें क्या लिखेंगे, सूचनाओं के वर्गीकरण के पश्चात महत्वपूर्ण सारणीयन का आता है। जब वर्गीकृत तथ्यों को विभिन्न तालिकाओं या सारणियों के रूप में कुछ कॉलमों या पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है, तो उसे सारणीयन कहा जाता है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टेबुलेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों के सारणीयन का अर्थ और परिभाषाएं। अब देखिएगा, संकलित सूचनाओं को जो हमने विभिन्न विधियों, प्रश्नावली, अनुसूची, केस स्टडी, साक्षात्कार विधि से जो हमने सूचनाएं संकलित की है, उनको विभिन्न तालिकाओं और सारणियों में
तार्किक रूप से सजाना मतलब क्रमबद्ध रूप से सजाना सारणियन कहलाता है। 2 नंबर के क्वेश्चन में ये भी लिख सकते हैं आप यहाँ से यहाँ तक। सारणियन में वर्गीकृत सूचनाओं को विभिन्न कॉलमों, पंक्तियों या तालिकाओं में इस तरह से दिखाया जाता है ताकि सूचनाओं की तुलना और विश्लेषण सरलता से किया जा सके। और इसी आधार पर विभिन्न विद्वानों ने सारणियन को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। तो पहली परिभाषा एल्हांस की देखते हैं। एल्हांस क्या कहते हैं? विस्तृत अर्थों में सारणियन तथ्यों मतलब आंकड़ों को की कॉलमों एवं कतारों में क्रमबद्ध व्यवस्था है। कतारों का मतलब पंक्तियों भी जो हमारे पास सूचना उपलब्ध है उन सूचना को अलग अलग पंक्तियों और कॉलमों में यदि हम क्रमबद्ध रूप से जचा दें तो वो सारणियन कहलाता है। इसका मतलब सारणियन का तात्पर्य क्या हुआ? सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करना। और कहाँ पर व्यवस्थित करना? कॉलमों और कतारों में। इसके पश्चात कॉर्नर क्या कहते हैं? सारणियन किसी विचाराधीन समस्या को मतलब किसी भी समस्या को, विचाराधीन का मतलब जिस समस्या पर हम अध्ययन करना चाहते हैं, स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया जाने वाला सांख्यिकीय तथ्यों का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण है। इसका मतलब क्या हुआ? जो समस्या हमने ली है, जिस पर हम शोध कर रहे हैं, उस समस्या से संबंधित जो संख्यात्मक आंकड़े हमारे पास आए हैं उनको क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना ही सारणियन है। और क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत हम कहाँ पर करेंगे? कॉलमों और पंक्तियों के माध्यम से। इसके पश्चात अगली डेफिनेशन नीस वेंगर के अनुसार, नीस वेंगर क्या कहते हैं? सांख्यिकी सारणी स्तंभों तथा कतारों। स्तंभों तथा कतारों का मतलब इस तरह से, ये स्तंभ हो गए और ये कतारें हो गई। अब स्तंभों में कतारों में आंकड़ों का क्रमबद्ध संगठन है। क्रमबद्ध का मतलब पहले क्रमानुसार यहाँ पर सीरियल नंबर 1 2 3 डालकर पहले कौन सी हम सूचना यहाँ पर फिलअप कर रहे हैं। तो इस तरह से यदि हम कॉलमों और स्तंभों व कतारों में यदि आंकड़ों को क्रमबद्ध कर दिया तो वो सारणी कहलाएगी। तो नीस वेंगर ने बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दी है। सांख्यिकी सारणी स्तंभों तथा कतारों में आंकड़ों का क्रमबद्ध संगठन है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि किसी भी सामाजिक समस्या से संबंधित संकलित आंकड़ों को विभिन्न पंक्तियों और कॉलमों में व्यवस्थित करना सारणियन कहलाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशन। अब हम सारणी क्यों बनाएं? सारणी बनाने के उद्देश्य क्या है? उन उद्देश्यों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं हम उद्देश्यों के बारे में। पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण। किस चीज का सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण? सूचनाओं का, डाटा का, आंकड़ों का। भी हम जो विभिन्न विधियों से सूचना संकलित करते हैं और वो सूचना हमारे पास एक ढेर के समान होती है, फिर उस सूचनाओं को व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुतिकरण है वो सारणी के माध्यम से किया जाता है। तो सिस्टमाइज प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, ये मेन ऑब्जेक्टिव है किसका? टेबुलेशन का, सारणी का। तो सारणी का मुख्य उद्देश्य है बिखरी हुई और अव्यवस्थित सूचनाओं को विभिन्न कॉलमों और पंक्तियों के माध्यम से सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना ताकि अध्ययन कार्य को आसान किया जा सके। बोधगम्य सूचनाएं मतलब अंडरस्टैंडेबल डाटा। बोधगम्य का मतलब क्या होता है? जो आसानी से समझ में आ जाए। सारणियन के माध्यम से क्या होता है? जो हमने सूचनाओं को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया है, उन वर्गों के आधार पर सूचनाओं को व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप में इस हिसाब से लगा दिया जाता है कि सूचना सरल भी हो जाती है और आसानी से समझ में भी आने वाली हो जाती है। इसका मतलब सारणियन का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है सूचनाओं को समझने योग्य बनाना है, उसको सरल बनाना है, उसको संक्षिप्त बनाना है। अपने अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाएं ही हम रखेंगे, बाकी सूचना हटा देंगे तो सूचनाएं क्या हो जाएगी? संक्षिप्त हो जाएगी। तथ्यों का स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन ऑफ द डाटा, इसका तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है तथ्यों का स्पष्टीकरण। तथ्यों के स्पष्टीकरण का मतलब ये हुआ कि इसमें क्या करते हैं हम? जो हमारे पास सूचनाएं संकलित है उनको व्यवस्थित कर देते हैं। व्यवस्थित करने का तात्पर्य ये होगा कि सारी सूचनाएं हमें एक साथ मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए हमें हरियाणा के सभी जिलों का जनसंख्या घनत्व पता करना है,
तो हम क्या करेंगे, उसमें जिले के हिसाब से सारी जनसंख्या अलग दिखा देंगे, क्षेत्र अलग दिखा देंगे और घनत्व अलग दिखा देंगे। तो इससे हमारे पास जो सूचनाएं हैं वो एकदम से स्पष्ट हो जाएगी, तथ्य भी स्पष्ट हो जाएंगे और उनका समझना भी आसान हो जाएगा। तो जो सारणी है ना, उसका ये भी मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे पास सूचनाएं हैं, तथ्य हैं, उनको इस प्रकार से क्रमबद्ध रूप से सजाना ताकि वो अपने आप स्पष्ट हो जाएं। सामग्री को तुलना योग्य बनाना, कंपेरेबल। जो सारणीयन है उसका एक और मुख्य उद्देश्य है, जो सूचनाएं हमने संकलित की है विभिन्न विधियों के माध्यम से, उन सूचनाओं के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन को संभव बनाना। जैसे हमने अभी आपको बताया था, हरियाणा के विभिन्न जिलों के जनसंख्या घनत्व के बारे में यदि हम पता करना है, तो उस सभी जिलों का जब हम सारणी और फिर कॉलम या फिर स्तंभ के माध्यम से जब अलग अलग दिखाएंगे, तो हमें उनको देखकर आसानी से पता लग जाएगा भी किस जिले का जनसंख्या घनत्व अधिक है और किस जिले का जनसंख्या घनत्व कम है। तो सामग्री जो हमने संकलित की है, उन सामग्री को तुलनात्मक रूप से तुलना करने योग्य बनाना, जिसके आधार पर उन तथ्यों को समझना और उनका निष्कर्ष निकालना आसान हो जाए। संक्षिप्तीकरण, समराइज। संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है छोटा करना। इसका मतलब सारणीयन का एक उद्देश्य ये भी है कि हमारे पास जो सूचनाएं हमने संकलित किया वो बहुत ज़्यादा है, और सारणी के माध्यम से क्या होता है कि जो जो सूचनाएं हमें चाहिए हम केवल वही सूचना अपने पास रखते हैं और बाकी सूचना हटा दी जाती है। इसलिए विस्तृत सूचनाओं में से संक्षिप्त और हमारे जो काम की या उद्देश्य के अनुकूल सूचनाएं वही इसमें रखी जाती है। तो सारणीयन का मुख्य उद्देश्य जो सूचनाएं हैं उनको संक्षिप्त करना है, उनको छोटी करना है। इसके पश्चात आगे हम करते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टेबुलेशन। अच्छी सारणी की कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, क्योंकि सारणी का उद्देश्य क्या है, सूचनाओं को सरल, संक्षिप्त, बोधगम्य बनाना, जिससे किसी भी समस्या को आसानी से समझकर तुलना करके निष्कर्ष निकाले जा सकें। तो यह कार्य अकस्मात नहीं होता है, यह कार्य बिना सोचे समझे नहीं होता है। इसके लिए अच्छी तरह से पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। तो जो अच्छी सारणी है उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो हम पहला करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आकर्षकता, अट्रैक्टिव। जो सारणी है वो आकर्षक होनी चाहिए। आकर्षक सारणी कब होगी, उसके अंदर जो कॉलम बनाए गए हैं, उसमें जो स्तंभ बनाए गए हैं, उसमें जो लाइनें लगती है वो एकदम से स्पष्ट और अच्छी दिखने वाली होनी चाहिए। दूसरा, उसमें जो हम शीर्षक और उपशीर्षक लिखते हैं वो भी सुंदर अक्षरों में लिखा होना चाहिए। उसमें जो हम अंक लिखते हैं वो भी सुंदर होने चाहिए। इसका मतलब जो सारणी हम बना रहे हैं वो आकर्षक, सरल, स्पष्ट और सुंदर होनी चाहिए। समुचित आकार, एडिक्यूट साइज। समुचित आकार का तात्पर्य ये हुआ कि सारणी न तो बहुत बड़ी होनी चाहिए और न ही बहुत छोटी होनी चाहिए, क्योंकि यदि बहुत बड़ी सारणी यदि हमने बना दी है तो वो हमारे अध्ययन उद्देश्य के अनुसार खरी नहीं उतरेगी। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, सूचनाओं को संक्षिप्त करना। और यदि हमने सारणी है वो बहुत बड़ी बना दी तो सूचनाएं संक्षिप्त तो नहीं हो पाएगी और जिससे अध्ययन सही नहीं हो पाएगा। और यदि हमने जो सारणी है वो बहुत छोटी बना दी और जो सूचनाएं हैं जो हमने कलेक्ट किया, हमारे विषय से संबंधी सूचनाएं हैं, वो सूचनाएं भी यदि उसमें न आ पाए, वो सूचनाएं छूट जाए, तो भी हमारा जो अध्ययन का उद्देश्य है वो सफल नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब आकार है वो हमारे पास जो सूचनाएं उपलब्ध है, कितनी सूचनाएं हैं और उन सूचनाओं में कितनी विविधता है, कितनी अलग अलग प्रकार की सूचनाएं हैं, उनके आधार पर जो टेबुलेशन है, टेबल है, सारणी है, उसका निर्माण करना चाहिए। तुलना की सुविधा, कंपेरेबिलिटी। एक अच्छी सारणी में तुलना की सुविधा होनी चाहिए, मतलब तुलनात्मक गुण होना चाहिए। इसका तात्पर्य ये है कि जो सूचनाएं हमने संकलित की है उन सूचनाओं को तालिकाओं या पंक्तियों में इस तरह से सजाना चाहिए कि उनकी आपस में आसानी से तुलना की जा सके। सरलता व स्पष्टता, सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी। इसका तात्पर्य ये होगा कि जो सारणी है वो एकदम से सरल और स्पष्ट होनी चाहिए।
उसमें शीर्षक, उपशीर्षक या फिर हम किस विषय से संबंधित ये सारणी बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि एक साधारण व्यक्ति भी इसको आसानी से समझ सके। तो सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी है ये अच्छी सारणी की मुख्य विशेषता होती है। वैज्ञानिकता, साइंटिफिक क्वालिटी होनी चाहिए सारणी की, मतलब इसमें वैज्ञानिकता का गुण होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि सारणी है वो बिना सोचे समझे तैयार नहीं की जा सकती। यह नहीं यह मनमाने तरीके से तैयार की जाती है, बल्कि यह बहुत ही सोच समझकर क्रमबद्ध रूप से और व्यवस्थित रूप से तैयार करनी चाहिए। तो सारणी के अंदर क्रमबद्धता, वैज्ञानिकता का गुण होना चाहिए। उद्देश्य के अनुकूल, इन अकॉर्डेंस विद पर्पज, जो सारणी हम बना रहे हैं वो हमारी सामाजिक समस्या है, जो हमारा अध्ययन का विषय उसके अनुकूल होनी चाहिए। इसका मतलब उसमें केवल वही वो कोई सूचनाएं छूटनी नहीं चाहिए जो हमारे अध्ययन विषय से संबंधित है, और जो सूचनाएं हमारे अध्ययन विषय से संबंधित नहीं है वो सूचनाएं इसमें सम्मिलित भी नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो हम सारणी का निर्माण कर रहे हैं वो एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए सारणी बनाते समय बहुत ही सोच समझकर वैज्ञानिक रूप से आकर्षक और समुचित आकार वाली तुलनात्मक सारणी का हमें निर्माण करना चाहिए, ताकि जिस उद्देश्य के लिए हम सारणी बना रहे हैं वो उद्देश्य हमारा पूरा हो सके। अब देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं भारत के कुछ राज्यों का क्षेत्रफल व जनसंख्या घनत्व। तो ये भारत के कुछ राज्यों के, ये क्या हो गया, इसका शीर्षक हो गया। ये स्पष्ट, अब इसको देखकर हमें पता लग रहा है ये सारणी किसके बारे में है, मतलब भारत के राज्यों के क्षेत्रफल, जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व के बारे में ये सारणी है। अब यहाँ पर ये शीर्षक और उपशीर्षक स्पष्ट होने चाहिए। जैसे ये राज्य है तो यहाँ पर ये राज्यों के नाम लिख दिए, ये उपशीर्षक हो गए भी जनसंख्या, क्षेत्रफल हो गया, यहाँ पर जनसंख्या हो गई टोटल, और जनसंख्या घनत्व हो गया, ये हमें स्पष्ट दिखना चाहिए। इसके बाद तुलनात्मक के बारे में हमने किया था, तो इसका मतलब क्या होगा भी हमें इसमें तुलना हम कर सकते हैं भी हरियाणा का क्षेत्रफल बिहार के क्षेत्रफल से कम है या ज़्यादा, इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है ये भी हम पता लगा सकते हैं। अब जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार, हरियाणा की और बिहार की और महाराष्ट्र की, क्योंकि हमने यहाँ पर ये तीन लिखे हैं तो इसका मतलब इनकी भी तुलना हम कर सकते हैं। जनसंख्या घनत्व की भी हम तुलना कर सकते हैं। तो एक अच्छी सारणी है, जैसे कि हमने आकर्षक होनी चाहिए, उसका आकार न छोटा होना चाहिए न बड़ा होना चाहिए। तुलना की सुविधा, जैसे इसमें हम क्षेत्रफल की, जनसंख्या घनत्व की तुलना आसानी से कर सकते हैं, तो तुलनात्मक गुण उसमें होना चाहिए। सभी के आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए, क्योंकि इस सारणी को देखकर हम कह सके एकदम से समझ जाएंगे भी ये किसके बारे में है सारणी, मतलब भारत के राज्यों के क्षेत्रफल, जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व के बारे में जानकारी दे रही है। वैज्ञानिकता होनी चाहिए, वैज्ञानिकता का मतलब क्रमबद्धता होनी चाहिए। हरियाणा का मान लो हमने यहाँ पर तो क्षेत्रफल दे दिया, उसके पश्चात बिहार का यहाँ जनसंख्या घनत्व दे देते, फिर महाराष्ट्र की यहाँ जनसंख्या बता देते, उसके बाद हरियाणा का यहाँ पर हम कुल ये जनसंख्या घनत्व दे देते, बिहार की यहाँ पर हम टोटल क्षेत्रफल बता देते। तो इसका मतलब उसमें वैज्ञानिकता नहीं होती, क्रमबद्धता नहीं होती, व्यवस्थित रूप से वो नहीं होती। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। इसके पश्चात हम आगे चलते हैं, प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग टेबल, जो सारणी है वो हम कैसे बनाएं, तो कौन कौन से नियमों का, देखो इसमें ये भी पूछा जा सकता है भी किन किन नियमों का पालन करें। एक अच्छी जो सारणी है उसमें उसको किस तरह से तैयार किया जाए, या किन किन नियमों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, या इसकी प्रक्रिया क्या है सारणी बनाने की, या इस सारणी बनाते समय हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है शीर्षक। शीर्षक का मतलब क्या होगा, सारणी बनाते समय सबसे जो प्रमुख कार्य है वो इसके शीर्षक का है। सबसे पहले इसका शीर्षक लिखना चाहिए। शीर्षक कैसा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सभी के समझ में आने वाला होना चाहिए, और शीर्षक को देखकर पता लग जाना चाहिए कि सारणी है वो किससे संबंधित है। शीर्षक है वो जो आंकड़े हैं, जो सारणी के अंदर हम आंकड़े फिट कर रहे हैं, उन आंकड़ों की प्रकृति या विशेषताओं को बताने वाला होना चाहिए। उपशीर्षक, अब सारणी है उसके अंदर शीर्षक के पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण जो बात ध्यान रखने वाली है वो इसमें उपशीर्षक की है। इसमें देखिए उदर्ग और क्षैतिज खाने बने होते हैं,
और उन खानों के अंदर हम क्या करते हैं, शीर्षक और उसमें उपशीर्षक लिखते हैं। जैसे ये सारणी यहाँ पर आप देखिएगा, ये तो सबसे पहले हमने इसका शीर्षक लिख दिया। अब ये हॉरिजॉन्टल हो गए और ये वर्टिकल हो गए। इसमें भी हमने उपशीर्षक लिखा है, देखिए ये राज्य है, राज्य की उपशीर्षक लिख दिए, ऊपर हमने ये उपशीर्षक लिख दिए। तो शीर्षक और उपशीर्षक स्पष्ट होने चाहिए, उनको देखते ही पता लगना चाहिए भी ये किससे संबंधित है। इसके पश्चात देखिएगा स्तंभ व कॉलम। सारणी के अंदर तीसरा जो महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने वाली है, बात यह है कि उसमें स्तंभों का निर्माण बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। कितने कॉलम बनाए, उन कॉलम की कितने कॉलम बनाएं और उन कॉलम की कितनी जगह निर्धारित करें, उसमें कितने हमें जो स्पेस है वो कितना डिसाइड करें। ये हमें जो वस्तु है, जो हमारे पास डाटा है, उनको ध्यान में रखकर करना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ये कॉलम बना रहे हैं, तो ये कॉलम कितने बड़े बड़े होने चाहिए। तो यहाँ पर पहला जो क्रम संख्या का कॉलम है उसके लिए हम कम जगह दे सकते हैं, क्योंकि इसमें तो 1 2 3 4 5 ही लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें नाम लिखने हैं, तो इसकी जगह क्रम संख्या से ज़्यादा होगी। और इसके पश्चात कितने कॉलम हम बनाएं, वो हमारे पास जो सूचना उपलब्ध है, उन सूचनाओं के आधार पर कितनी सूचना हम किन किन के अंदर शामिल कर सकते हैं, उसके आधार पर उतने कॉलम हमें बनाने चाहिए। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कॉलम की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। इसके पश्चात आप देखिएगा रेखाएं। रेखाएं का मतलब उन अलग अलग सूचनाएं हमारे पास है, उन सूचनाओं को अलग अलग करने के लिए जो हम रेखाएं खींचते हैं उनमें भी हमें सावधानी रखनी चाहिए, बीच में प्रॉपर जगह छोड़नी चाहिए। जैसे ये रेखाएं हमने खींची है हरियाणा, बिहार और महाराष्ट्र के बीच में, इनको अलग अलग करने के लिए। तो ये जो हम रेखाएं खींच रहे हैं, ये रेखाएं कैसी, इनके बीच में जगह पूरी होनी चाहिए ताकि ये नाम हम लिख सकें। और ये रेखाएं हम क्यों खींचते हैं, सूचनाओं को अलग अलग करने के लिए, अलग अलग विशेषताओं वाली सूचनाओं को अलग अलग करने के लिए। अब देखो ये कॉलम बन गए अलग अलग रेखाओं के माध्यम से। तो ये क्षेत्रफल हरियाणा का दिखा रहा है, ये बिहार का दिखा रहा है, ये महाराष्ट्र का दिखा रहा है। तो रेखाएं और कॉलम है उनको भी बड़ी ध्यान से इनका खींचना चाहिए, लगाना चाहिए। स्तंभों का क्रम, सीक्वेंस ऑफ द कॉलम। तो इसके पश्चात आएगा जो हमने स्तंभ बनाए हैं, जो हमने कॉलम बनाए हैं, वो एक क्रमबद्ध रूप से होने चाहिए। क्रमबद्ध रूप का मतलब हो गया जिनकी हम तुलना कर सकें, वो नज़दीक नज़दीक होने चाहिए। जैसे यहाँ पर हमें तुलना करनी है क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल वाले सभी कॉलम है वो पास पास होने चाहिए ताकि इनको देखकर हम आसानी से तुलना कर सकें। मतलब समान विशेषता वाले जो कॉलम है वो पास पास में होने चाहिए। तो कॉलम के पश्चात जब, और कॉलम में जो चीज़ें लिखी गई है, स्तंभ में जो चीज़ें लिखी गई है, उनका क्रम सही होना चाहिए। और दूसरा, जो सारणी पढ़ी जाएगी वो बाएं से दाएं की तरफ पढ़ी जाएगी। तो इसका मतलब बाईं साइड में महत्वपूर्ण सूचनाएं लिखनी चाहिए, और महत्वपूर्ण सूचनाएं लिखते हैं उन महत्व के आधार पर दाईं ओर बढ़ना चाहिए। भी सबसे पहले महत्वपूर्ण सूचना, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इस हिसाब से सारणी में जब हम कॉलम बनाते हैं तो बाएं से दाएं की ओर उनका महत्व के अनुसार उनको लगाने चाहिए। टिप्पणियाँ, जब हम सारणी लिखते हैं तो उसके लास्ट में नोट्स भी लिखना चाहिए। टिप्पणी कुछ विशेष बात है, कोई विशेष बात बताना चाहते हैं, कोई विशेष शब्द को स्पष्ट करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर लिखना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर नीचे नोट्स यदि लिखेंगे, नोट लिखकर हम दे सकते हैं भी, स्पष्ट करना चाहें भी उपरोक्त सूचना 2011 की जनगणना के अनुसार है, तो वो टिप्पणी होगी, तो वो भी इसमें जरूर करना चाहिए। इसके पश्चात योग, यदि ज़रूरत हो तो सारणी के नीचे ही नीचे योग और कुल योग का कॉलम जरूर होना चाहिए ताकि उनके बारे में आसानी से अर्थ उसका लगाया जा सके। सामग्री के स्रोत, नीचे हमें ये भी बताना चाहिए कि ये जो सारणी बनाएगी इसके अंदर हमने डाटा फिलअप किए हैं, उसका सोर्स क्या है, उसका स्रोत क्या है, या ये सूचनाएं हमने कहाँ से ली गई है। जैसे इसके अंदर हम स्रोत के अंदर भी लिख सकते हैं कि स्रोत इसका क्या है, 2011 की जनगणना। तो स्रोत हम लिखेंगे। और इसके बाद संकेताक्षर, अक्षरों के आगे इसमें संकेत दिखाना। यदि हमें ज़रूरत पड़े भी, जो भी कोई अक्षर है, जहाँ भी कहीं आवश्यकता है, किसी भी तथ्य के संकेत के रूप में भी उसे दिया जा सकता है। जैसे कोई विशेष चीज़ अक्षर हमें बताना है तो उस पर स्टार लगा दिए, और फिर स्टारों का नीचे हमने एक्सप्लेन कर दिया, भी इसका मतलब ये होगा। तो ये अच्छी जो टेबल है उसकी अच्छी सारणी है, उन यदि हम बनाएंगे तो उसके लिए इन नियमों का हमें पालन करना होगा। अब हम इस पर्सन की पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर करते हैं।
ये जो पहली टेबल है सारणियन का मीनिंग और डेफिनेशन, ये हम पहले बता चुके हैं। अब इसके उद्देश्य वाली टेबल है, यहाँ से हम शुरू करते हैं भी सारणियन के उद्देश्य क्या है। सारणियन तथ्यों के विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जैसे वर्गीकरण था वैसे ही सारणियन है, क्योंकि वर्गीकरण के पश्चात सारणियन का चरण आता है। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पहले वर्गीकरण आएगा फिर उसके बाद सारणियन आएगा। वर्गीकरण में गुणों के आधार पर अलग अलग वर्ग बनाए जाएंगे, जैसे मेल फीमेल हो गया, ग्रामीण शहरी हो गया, शिक्षित अशिक्षित हो गया। और फिर उसी सूचना को यदि हम तालिकाओं या सारणी के माध्यम से फिट कर देते हैं, कॉलम और पंक्तियों में फिट कर देते हैं, तो वो सारणी बन जाती है, जिसके उद्देश्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन इस प्रकार है। सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण, सिस्टमाइज प्रेजेंटेशन। सारणियन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक शोध से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना ताकि उसे समझना सरल हो, पहला उद्देश्य। दूसरा है बोधगम्य सूचनाएं, अंडरस्टैंडेबल डाटा। सारणियन के माध्यम से वर्गीकृत तथ्यों, कॉलमों व पंक्तियों में इस तरह से रखना ताकि सूचनाएं संक्षिप्त का मतलब कम हो जाए, अपने अध्ययन विषय से संबंधित जो जरूरी हो वही सूचनाएं हमारे पास रहे, और सुविधाजनक हो, अपने अध्ययन करने में सुविधाजनक हो, वह समझने योग्य वो सूचना हो जाए। तो इसीलिए हम सारणियन बनाते हैं। तथ्यों का स्पष्टीकरण, सारणियन का उद्देश्य संकलित तथ्यों को इस प्रकार व्यवस्थित करना, व्यवस्थित का मतलब क्रमबद्ध करना, सारणीबद्ध करना, जिससे सारी सूचनाएं एक साथ मिल जाए। सारी सूचनाएं एक साथ मिलने का मतलब टेबल में आपको दिखाया था ना, हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार का क्षेत्रफल, तो वो क्षेत्रफल एक ही साथ अपने को मिल रहा है, और उससे तुलना करनी भी आसान है, उसे समझना भी आसान है, और इसके आधार पर हम निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं भी कहाँ का क्षेत्रफल ज़्यादा है, कहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, कहाँ का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। इसके पश्चात सामग्री को तुलना योग्य बनाना। सारणियन संकलित सूचनाओं, जो सूचनाएं हमने विभिन्न विधियों से कलेक्ट की है, कि तुलनात्मक अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके आधार पर सूचनाओं की तुलना करना, निष्कर्ष निकालना व व्यवस्था करना आसान हो जाता है। संक्षिप्तीकरण, समराइज। सारणियन का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य तथ्यों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना है, मतलब जो हमारे केवल काम की सूचनाएं हैं उन्हीं सूचना को वहाँ सारणी में लगाना है, बाकी सूचना को बाहर करना है। इसी कारण पीवी यंग ने क्या कहा है, इसे सांख्यिकी सारणियों की संकेत लिपि कहा है। सांख्यिकी सारणियों की संकेत लिपि किसे कहा है, सारणी को। इसके पश्चात सारणी, एक अच्छी सारणी की विशेषता क्या होनी चाहिए भाई, अच्छी टेबल है उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो सारणी संकलित तथ्यों को सरल, संक्षिप्त, बोधगम्य बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। अतः सारणी बनाते समय निम्न तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए। ये एक सारणी है, एक महत्वपूर्ण कार्य है, तो इसके लिए किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है अपने को, आकर्षक होनी चाहिए। एक अच्छी सारणी ध्यान आकर्षित करने वाली होनी चाहिए। उसके जो कॉलम है, जो पंक्तियां हैं, समान अनुपात में होने चाहिए। समान अनुपात का मतलब ये नहीं है भी कोई तो एकदम छोटे लगा दिए, एक बड़ा लगा दिया, वो भी ऐसा लगा दिया, एक ऐसा लगा दिया, इनके आधार पर हमने ऐसे लाइनें लगा दी आड़ी तिरछी, तो वो उस तरह से नहीं होना चाहिए। समान अनुपात में कॉलम और पंक्तियों समान अनुपात में होनी चाहिए। सारणी में संख्याएं, जो हमने अंक लिखे हैं, शीर्षक लिखे हैं, उपशीर्षक लिखे हैं आदि सुंदर स्पष्ट होने चाहिए। समुचित आकार, सारणी का आकार न तो बहुत अधिक बड़ा होना चाहिए और न ही अधिक छोटा, क्योंकि यदि आकार बड़ा होगा तो सारणी की सुंदरता, संक्षिप्तता व उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। सुंदर भी नहीं लगेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉलम हो जाएंगे उसमें, सूचनाएं संक्षिप्त भी नहीं हो पाएगी जो कि हमारी सारणी का मुख्य उद्देश्य है, तो इन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तथा यदि आकार बहुत छोटा लिया तो बहुत सारी सूचनाएं छूट जाएगी, जो सूचनाएं हमने कलेक्ट किया वो सारणी में आ ही नहीं पाएगी। अतः इसके आकार का निर्धारण सूचनाओं और सूचनाओं की विविधता भी, कितनी विविधता है, कितनी विभिन्नता है, अलग अलग प्रकार की सूचनाएं, उसके आधार पर इसके आकार को स्पष्ट करना चाहिए। तुलना की सुविधा, सारणी का मुख्य उद्देश्य संकलित सूचनाओं को तालिकाओं और पंक्तियों में इस तरह सजाना ताकि सूचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन कर सके। जैसे उस टेबल आपको एग्जाम्पल में दिखाई थी, उसमें हरियाणा, महाराष्ट्र, उनके हम जनसंख्या घनत्व का भी अध्ययन कर सकते हैं, क्षेत्रफल का अध्ययन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार सजाना ताकि विभिन्न जो इकाइयाँ हैं उनकी तुलना अच्छी तरह से की जा सके और उनके आधार पर निष्कर्ष निकाले जा सकें। चौथा इसके बाद है सरलता व स्पष्टता।
सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी, एक उत्तम सारणी में सरलता व स्पष्टता का गुण विद्यमान होना चाहिए, अर्थात सारणी इतनी सरल व स्पष्ट होनी चाहिए कि एक साधारण व्यक्ति इसे समझ सके। वैज्ञानिकता, सारणी बड़ी सोच समझकर व वैज्ञानिक तरीके से सूचनाओं को क्रमबद्ध करके तैयार करनी चाहिए, न कि मनमाने तरीके से। उद्देश्य के अनुकूल, इन अकॉर्डेंस विद पर्पज, सारणी पूर्णतः सामाजिक शोध से संबंधित उद्देश्य को ध्यान में रखकर तैयार करनी चाहिए। सारणी इस तरह से तैयार करनी चाहिए कि अध्ययन विषय से संबंधित कोई सूचना ना तो छूटे और ना ही व्यर्थ की सूचनाएं अध्ययन में शामिल हो। एक सारणी का निर्माण करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, या इसकी प्रक्रिया क्या, एक ही क्वेश्चन बनेगा ये। आंकड़ों के वर्गीकरण के पश्चात तथ्यों के विश्लेषण का दूसरा महत्वपूर्ण चरण सारणीयन है। अतः सारणी बनाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। सारणी बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। हेडिंग, शीर्षक, सारणी बनाने का सर्वप्रथम कार्य शीर्षक लिखना है। शीर्षक स्पष्ट होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए। शीर्षक ना अधिक बड़ा और ना अधिक छोटा होना चाहिए। शीर्षक में अंकों की प्रकृति, क्षेत्र, समय व तथ्यों के वर्गीकरण का आधार स्पष्ट होना चाहिए, मतलब प्रत्येक चीज शीर्षक में लिखी हुई है वो एकदम से स्पष्ट होनी चाहिए। इसके पश्चात उप शीर्षक, सारणी में ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल व क्षैतिज खाने बने होते हैं, ऊपर और नीचे। एक तो पैरेलल खाने भी होते हैं और एक खड़े खाने भी होते हैं। इन दोनों प्रकार के खानों में संक्षिप्त व स्पष्ट जो शीर्षक और उपशीर्षक लिखते हैं वो छोटे, स्पष्ट और पूर्ण सूचना देने वाले होने चाहिए। यही उपशीर्षक तथ्यों के गुणों व प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। स्तंभ व कॉलम, सारणी के निर्माण के समय स्तंभों के आकार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्तंभों का आकार, तथ्यों आकार का मतलब कितने बड़े कॉलम हम लेंगे, जैसे क्रम संख्या वाला है छोटा लेंगे, और जो जैसी सूचनाएं हैं हमारे पास उन सूचनाओं की प्रकृति के आधार पर ही उसके कॉलम का साइज निर्धारित करना चाहिए। यह न तो बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और नहीं बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए। रेखाएं खींचना या खाली स्थान छोड़ना, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं अलग अलग खानों में दिखाने के लिए उन्हें रेखाओं द्वारा अलग अलग किया जाता है। जैसे इस तरह से रेखाएं लगाते हैं ना, ये हो गए, फिर इसके आधार पर ऐसे रेखाएं लगा देंगे तो ये अलग अलग कॉलम बन गए अलग अलग सूचनाएं दिखाने के लिए। तो इस प्रकार हों जिसे सूचनाएं स्पष्टता से भरी जा सके, आसानी से सूचनाएं आए, आकर्षक भी लगे, साथ ही साथ उनमें उचित स्थान भी छोड़ना चाहिए जितने में वो सूचनाएं आ सके। स्तंभों का क्रम, सीक्वेंस ऑफ कॉलम्स, सारणी बनाते समय खाने व पंक्तियों को इस तरह क्रमबद्ध करना चाहिए ताकि तुलना योग्य स्तंभ पास पास लिखना चाहिए। जैसे हमने क्षेत्रफल के एक तरफ लिखे थे उस एग्जाम्पल के अंदर, और उसी के अंदर हमने घनत्व के अलग लिखे एक तरफ लिखे थे और जनसंख्या के एक तरफ लिखे थे। तो तुलना वाले जो सूचनाएं वो पास पास होनी चाहिए। साथ ही सारणी बाएं से दाएं पढ़ी जाती है, इसीलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूचनाएं बाईं ओर से शुरू करनी चाहिए। टिप्पणियाँ, सारणी में कभी कभी विशेष स्पष्टीकरण देने के लिए, शब्दों की व्याख्या करने के लिए, तथ्यों के बारे में विशेष सूचना देने के लिए सारणी के नीचे टिप्पणी भी देनी चाहिए। जैसे जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें हम नीचे लिख सकते हैं भी ये सूचनाएं हैं। टिप्पणी में हम क्या लिख सकते हैं भी 2011 की जनगणना के अनुसार। सारणी के अंत में योग और कुल योग भी दिखाना चाहिए जिससे तथ्यों को आसानी से समझा जा सके। सामग्री के स्रोत, सोर्स ऑफ डाटा, सारणी के अंत में सामग्री स्रोत का भी वर्णन करना चाहिए, अर्थात प्रदर्शित सूचनाएं कहाँ से ली गई है। जैसे हमने बताया था ना भी उस एग्जाम्पल के अंदर भी ये सूचनाएं 2011 की जनगणना से ली गई है। संकेताक्षर, जब कभी कोई आवश्यक तथ्य संकेत के रूप में दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में जब संकेताक्षर देना जरूरी हो तो उन्हें टिप्पणियों में स्पष्ट कर देना चाहिए। इस प्रकार सारणी निर्माण का कार्य एक महत्वपूर्ण और कलात्मक कार्य है। सारणी निर्माण के दौरान शीर्षक, उपशीर्षक, कॉलम, पंक्तियां आदि सरल, स्पष्ट और उद्देश्यानुकूल तथा बोधगम्य होने चाहिए। सेल्फ असेसमेंट सेशन, देखिएगा इस टेबुलेशन के दो भी वीडियो लेक्चर बनेंगे, एक इससे अगला आएगा उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। सेल्फ असेसमेंट सेशन में देखिएगा ये क्वेश्चन 2 नंबर के पूछे जा सकते हैं। सारणीयन क्या है, दूसरा क्वेश्चन अच्छी सारणी की किन्हीं 3 विशेषताओं का बताइए, तो ये भी 2 नंबर का पूछा जा सकता है। सारणीयन क्या है, इसके उद्देश्यों और विशेषताओं को बताइएगा, ये भी 2 नंबर का 16 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। सारणीयन को परिभाषित करते हुए इसके निर्माण की प्रक्रिया बताएं। सारणी बनाते समय किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, सारणी बनाते समय किन किन नियमों को ध्यान में रखना चाहिए आदि किसी तरह से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसी तरह से रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।